नमस्कार दोस्तों, YouTube का सिनेमा हॉल चैनल आप देख रहे हैं। मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं सिनेमा केसरी बाबूराव पेंटर के बारे में बात करूंगा। 3 जून 1890 को उनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से 131 साल हो गए। आज उनको याद करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने उनको सिनेमा केसरी की उपाधि दी थी। तो उन्हें क्यों उपाधि मिली, उन्होंने क्या क्या फिल्में बनाई, उनका जीवन और कैरियर कैसा रहा, इस पर थोड़ी बातें करूंगा मैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं, जो यहीं नीचे दिया गया है। मेरे साथ रहें, वहां अपनी मर्जी से कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ रहें। सन 1918 की बात है। पुणे के आर्यन सिनेमा घर में एक फिल्म लगी, सैरंधरी। इस फिल्म को देखने के लिए उमड़ती भीड़ के बारे में जब पता चला बाल गंगाधर तिलक को, तो वे खुद भी फिल्म देखने गए। फिल्म देखने के बाद वे इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म के निर्माता निर्देशक बाबूराव पेंटर को बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनका सार्वजनिक सम्मान किया और उन्हें सिनेमा केसरी की उपाधि दी। यहीं से उन्हें सिनेमा केसरी नाम मिला। अगर उनके बचपन की बात करूं तो बाबूराव पेंटर का असली नाम बाबूराव मिस्त्री था। कोल्हापुर के केशवराम मिस्त्री के घर में उनका जन्म हुआ था। उनका आर्टिजन परिवार था। सभी शिल्पकार और कारीगर थे, नक्काशी करते थे। पिता से उन्होंने हाथी दांत की नक्काशी सीखी और कारपेंटरी भी सीखी और इनमें अभ्यास कर रहे थे। तभी उनके एक चचेरे भाई आनंद राव मिले। आनंद राव ने कूची, रंग और कैनवास से उनका परिचय कराया और इसके बाद बाबूराव पेंटर चित्रकारी करने लगे और उन्होंने अपने नाम और काम दोनों से मिस्त्री शब्द हटा दिया। मिस्त्री शब्द हटाने के बाद उन्होंने अपना नाम पेंटर रख लिया। तो आनंद राव पेंटर और बाबूराव पेंटर दोनों मिलकर काम करने लगे और दोनों की चित्रकारी एक खास शैली में विकसित हुई और उसे देखकर स्थानीय लोग बहुत प्रभावित होते थे। उनके बचपन के दोस्त केशवराव भोसले, जो उनके प्रशंसक भी थे और नाटक करने लगे थे मुंबई आकर, उन्होंने अपनी कंपनी ललित कला दर्शन के लिए उन्हें बुलाया कि वे उसके बैकड्रॉप तैयार कर दें। नाटकों के जो मंचन होते थे पुराने ज़माने में, तो पीछे सीन क्रिएट किया जाता था जो बैकड्रॉप में होता था। बाबूराव पेंटर ने यह काम किया और उसमें एक नया प्रयोग किया। उन्होंने उसको 3 आयामी बना दिया, 3 डायमेंशनल। उसकी वजह से कई बार ऐसा होता था कि दर्शक कलाकारों से अधिक बैकड्रॉप की तारीफ करते थे। यहाँ तक कि बाल गंधर्व के साथ भी जब उन्होंने एक प्ले किया जिसके बैकड्रॉप उन्होंने बनाए, तो बाल गंधर्व से ज़्यादा तारीफ उनके बैकड्रॉप की हुई। तब तक उनके पिताजी ने फोटोग्राफी की दुकान खोल ली थी और दोनों भाई फोटोग्राफी और थिएटर, इन दोनों का अभ्यास करते रहे। 1913 आ गया। 1913 आया, दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई। दोनों भाइयों ने राजा हरिश्चंद्र जाकर देखी, लेकिन वे इस फिल्म से इतने प्रभावित नहीं हुए। उन्हें लगा कि इसमें स्त्रियों का चरित्र स्त्रियों को ही निभाना चाहिए था। फाल्के साहब ने पुरुष कलाकारों से स्त्रियों का काम करवा के या तो नाटकों की परंपरा अपना ली। उन्होंने वहाँ तय किया कि जब हम कभी फिल्म बनाएंगे तो उसमें स्त्रियों की भूमिका स्त्रियों को ही देंगे। यह प्रण कर लिया। अब सोचा कि अब सिनेमा बनाएं। सिनेमा बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उसके लिए मूवी कैमरा चाहिए था और मूवी कैमरा खरीदने के पैसे इन लोगों के पास नहीं थे। फिर चूँकि दोनों इंजीनियरिंग भी जानते थे, तो इन्होंने तय किया कि हम खुद ही एक कैमरा बनाएंगे। जी हाँ, आनंद राव और बाबूराव ने मिलकर तय किया कि वे लोग खुद कैमरा बनाएंगे। कैमरा बनाने लगे। दामले उनके एक सहयोगी थे, वे भी मदद के लिए आए। दुर्भाग्य से 1915 में ही आनंद राव का आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद से बाबूराव अकेले पड़ गए, लेकिन अपने भाई की याद में और उस जिद की याद में
उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और हम आप उनकी जो भी तस्वीर जहाँ कहीं भी देखते हैं उसमें उनकी दाढ़ी, लंबी सी दाढ़ी दिखाई पड़ती है। यह दाढ़ी उन्होंने जीवन पर्यंत रखी और सिनेमा बनाने की दिशा में प्रयास करते रहे। जब कैमरा बन गया दामले साहब की मदद से, तो अपने कैमरे को आजमाने के लिए उन्होंने सबसे पहले मुंबई में 1918 में जो कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुआ था उसको शूट किया और शूट करने के साथ ही तुरंत भागे हुए अपने स्टूडियो कोल्हापुर में और जाकर उसे देखा कि कैसा रिजल्ट आया है। रिजल्ट से वे बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने तय किया कि अब मुझे फिल्म बनानी ही बनानी है और उन्होंने महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की स्थापना की। अब चूँकि फिल्म कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, इस ज़रूरत को तानीबाई कागोलकर ने पूरा किया। उन्होंने 10,000 रुपये दिए उस ज़माने में। 1918 में बाबूराव पेंटर ने सैरंध्री फिल्म बनाई जिसके लिए उन्हें सिनेमा केसरी का उपाधि मिला और जो बाल गंगाधर तिलक ने खुद देखी थी। इसके बाद से तो वो रुके नहीं। बाबूराव पेंटर ने उसके बाद सुरेखा हरण और सिंहगढ़ नाम की फिल्म बनाई। मैं आपको बता दूं कि बाबूराव पेंटर चूँकि चित्रकारी करते थे और विजुअल आर्ट से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ थे, माहिर थे, तो फिल्मों की पब्लिसिटी, फिल्मों के प्रचार के लिए उन्होंने एक अलग से पुस्तिका बनाई अपने, और यहाँ से हम कह सकते हैं फिल्मों में पब्लिसिटी की शुरुआत होती है। ऐसा मानते भी हैं कि जो पोस्टर की परंपरा है, जो पोस्टर का इतिहास है, उसमें पहले पेंटर बाबूराव पेंटर ही हैं। सुरेखा हरण और सिंहगढ़ दोनों फिल्में चली। सिंहगढ़ के बारे में एक बात और बताऊं मैं कि अभी पिछले साल जब ओम राउत की फिल्म आई थी तान्हाजी, आपने देखी होगी, अजय देवगन की फिल्म, उस फिल्म की प्रेरणा सिंहगढ़ ही है। यह तान्हाजी की ही कहानी है। नारायण हरि आप्टे जो नाटक उपन्यासकार थे, साहित्यकार थे, उनकी कृति पर आधारित थी यह फिल्म। और इस फिल्म को देखने के लिए भीड़ इतनी उमड़ी कि इसकी कामयाबी और कमाई से ब्रिटिश सरकार के राजस्व विभाग ने तय किया कि अब वे इंटरटेनमेंट टैक्स लगाएंगे फिल्मों के प्रदर्शन पर, और यहाँ से इंटरटेनमेंट टैक्स की भी शुरुआत होती है। मूक फिल्में बनाते रहे। महाराष्ट्र फिल्म कंपनी से ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 17 फिल्में बनाई। तब तक हम सभी जानते हैं कि 1931 में टॉकी आ चुका था, आलम आरा फिल्म आ गई। उसके बाद से सभी निर्माता निर्देशक टॉकी फिल्म की तरफ भागे। 34 में साइलेंट फिल्म बननी बंद हो गई एकदम, और तभी बाबूराव पेंटर ने भी तय किया कि अब वे फिल्में नहीं बनाएंगे, क्योंकि टॉकी फिल्म को लेकर वे बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन उन्होंने खुद को व्यस्त रखा। वे शिल्पकारी की तरफ लौट गए, मूर्ति कला की तरफ लौट गए, मूर्ति शिल्प की तरफ लौट गए। उन्होंने मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। उनकी बनाई मूर्तियां आज भी मुंबई और कोल्हापुर में स्थापित हैं। कोल्हापुर में तो एक 12 फीट ऊंची महात्मा गांधी की मूर्ति है। चूँकि वे पोर्ट्रेट भी बनाते थे और मूर्तियां भी बनाते थे, तो बहुत पहले एक बार पोर्ट्रेट बनाने के लिए जब कोल्हापुर के महाराजा ने उनसे कहा था कि मेरा पोर्ट्रेट बनाइए जिसमें मैं अपने प्रिय घोड़े पर सवार हूँ और बहुत बारीकी से सब कुछ आना चाहिए, तो समस्या है कि इतना बड़ा कैनवास कहाँ से आएगा। महाराजा ने तब कैनवास इंग्लैंड से आयात किया था बाबूराव पेंटर के लिए, और वह पेंटिंग आज मैं आपको दिखाऊंगा, इस पर आप देख सकते हैं। बाबूराव पेंटर ने सिंहगढ़ की कामयाबी के बाद साहूकारी पाश एक फिल्म बनाई थी। यह भारत की पहली सामाजिक यथार्थवादी फिल्म है। इसमें किसानों के कर्ज और उनकी मुश्किल ज़िंदगी की समस्याओं का चित्रण किया गया था। लेकिन चूँकि उस समय माइथोलॉजिकल फिल्में ज़्यादा चलती थी या हिस्टोरिकल फिल्में ज़्यादा पसंद की जाती थी, इसलिए उनके इस सामाजिक फिल्म को ज़्यादा दर्शक नहीं मिले। इस बात से उन्हें थोड़ी निराशा ज़रूर हुई थी। लेकिन हमने देखा है कि बाद में उन्होंने 1937 के आसपास वी शांताराम के निमंत्रण पर जब फिर से निर्देशन शुरू किया, तब उन्होंने साहूकारी पाश को टॉकी फिल्म के तौर पर पेश किया था। और उस समय उन्होंने कुछ और फिल्में बनाई। उषा और प्रतिभा प्रमुख फिल्में हैं। वी शांताराम के निमंत्रण और आग्रह पर वे फिर से निर्देशन में लौटे थे
और उनके लिए उन्होंने राम जोशी नाम की फिल्म बनाई। यह फिल्म भी खूब चर्चित हुई और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका काम रुक गया, लेकिन पेंटर और मूर्ति कला के विशेषज्ञ के तौर पर वे काम करते रहे और उन्होंने बहुत सारी कलाकृतियाँ तैयार की और एक मजबूत नींव रखी। ऐसे सिनेमा के शिखर को हम बाद में भी याद करते रहेंगे। कुछ और लोगों के नाम अगर आपको याद हो तो आप भी बताइए कि आप किन के बारे में सुनना और जानना चाहते हैं। बाबूराव पेंटर का 16 जनवरी 1954 को निधन हो गया था। उनकी उम्र महज 64 साल थी। आप मुझे बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, दोस्तों को दिखाएं। सिनेमा हॉल की सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, मेरे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं, वहाँ कॉफ़ी खरीदें और मेरा समर्थन करें, मेरे साथ रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।